जमाशष्युम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिछली वीडियो में हमने जाकिर साहब की पैदाइश, उनकी तालीम और उनकी चंद खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की है। चलिए इस वीडियो में अब हम आगे की मालूमात हासिल करते हैं। मसरूफियात की वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर इनके घर की हर चीज़ से इनका आला ज़ौक़ झलकता था। देखिए, मसरूफियात की वजह से यानी क्या, बहुत सारे काम रहने की वजह से वो बहुत बिज़ी रहा करते थे, मसरूफ़ रहा करते थे, जिसकी वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ तवज्जो कम दे पाते थे, मगर उनके घर की हर चीज़ से उनका आला ज़ौक़ झलकता था। आला ज़ौक़ यानी शौक़, ज़ौक़ का मतलब होता है शौक़। अब क्या क्या शौक़ थे इनके हम देखेंगे। जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक़ था। बागबानी यानी बाग की हिफाजत, गार्डनिंग जिसे हम कहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। क्या था बाग में? तरह तरह के पेड़ पौधे थे। ख़ास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियों से इनका बाग सजा रहता था। क्या थी इनके बाग में? गुलाबों की क्यारियाँ थी। बहुत सारे टाइप के गुलाब थे और गुलाबों से उनका बाग सजा रहता था। उनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भी भरा था, यानी पेंटिंग्स बनी हुई तस्वीर भी उनके घर में मौजूद थीं। वो इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। नकलें यानी क्या? उनकी कॉपियाँ, उनके ज़ेरॉक्स वो बच्चों को दिया करते थे, अपने दोस्तों को दिया करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। मशगला यानी शौक़। देखिए, आप लोगों को भी अलग अलग शौक़ होते हैं। किसी को टिकट जमा करने का शौक़ होता है, किसी को अखबार की कटिंग्स जमा करने का शौक़ होता है ना। तो उसी तरह से जाकिर साहब का शौक़ क्या था? वो तरह तरह के पत्थर जमा करते थे और ये उनका मशगला था। मशगला यानी शौक़। उन्होंने अजीब अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाए। यानी पत्थर जमा किए तो कैसे पत्थर थे वो? अजीब अजीब किस्म के, रंगीन जिसे हम कहेंगे, अलग अलग टाइप के पत्थर थे कि देखने वाला दंग रह जाता। दंग रह जाना ये मुहावरा है, यानी हैरान रह जाना। आप इस जुमले को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो कि छोटे से बच्चे की तकरीर सुनकर सारे लोग दंग रह गए। उन्हें चरिंदों परिंद भी पालने का शौक़ था। एक तरफ पहाड़ी तोता टें टें करता, कहीं खूबसूरत बिल्ली नाजो अंदाज दिखाती। मुर्गियाँ सब एक रंग और एक नस्ल की, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसी ही खूबसूरत बकरियाँ। देखिए, उनके पास चरिंदों परिंद में तोता था, है ना। कहीं पर तोता जो है टें टें करता, तो कहीं खूबसूरत बिल्ली नाजो अंदाज दिखाती, यानी नखरे दिखाती। मुर्गियाँ भी कैसी थी? एक रंग और एक नस्ल की थी। और बकरियां भी कैसी थी? सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत बकरियां। एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थीं। जाकिर साहब ने अपनी बेगम साहबा से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हैं? घास तो ज़मीन पर पड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं है। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर इसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर इसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर इसके सामने रखिए। देखिए बच्चों, यहाँ तो जाकिर साहब जानवरों को भी सलीके से खाना दिया करते थे। क्या होता है, एक दिन बकरी खाना खा रही थी, दाना खा रही थी। कहाँ से? तसले में से। अब तसला क्या चीज़ है? तांबे या पीतल का एक बर्तन होता है, उसे तसला कहते हैं, जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है या उनकी घास दाना पानी उन्हें दिया जाता है।
तो एक मर्तबा बकरी क्या कर रही थी, तसले से दाना खा रही थी। कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थीं। अब बकरी के सामने खाते खाते घास पत्तियां जो वो खा रही थी वो सब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तो जाकिर साहब अपनी बेगम साहबा से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप बकरी को किस तरह से दाना देती हैं, घास कहाँ गिरी हुई है, ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। क्या करने के लिए कहते हैं, एक अच्छी सी चटाई बिछाकर उसे बिठाइए। देखिए, जानवर है, बकरी है, उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, चटाई बिछाकर बिठाने के लिए कह रहे हैं। लोटे में पानी लाकर उसका मुंह धोइए, यानी बकरी का मुंह धुलाने के लिए कह रहे हैं। तौलिए से पोंछिए, तौलिया यानी टॉवेल जो होता है ना, उससे फिर उसका मुंह पोंछिए। फिर तसले में खाना सजा कर उसके सामने रखिए। ऐसे ही नहीं बिखरा हुआ, बल्कि अच्छी तरह से सलीके से सजा कर उसके सामने खाना रखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जानवरों को भी सलीकामंदी सिखाने की बात यहाँ पर जाकिर साहब ने की है। बेगम साहिबा और वहाँ मौजूद दूसरे घर वाले हंसने लगे, मगर आप इस बात पर गौर करें तो इसमें गहराई है। इससे मालूम होता है कि हर काम छोटा हो या बड़ा अच्छी तरह और सलीके से अंजाम देना चाहिए। अब जब जानवर को, बकरी को वो सलीकामंदी से खाना देने के लिए कहते हैं तो घर के लोग क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं। लेकिन हमें हंसना नहीं है। यहाँ गौरतलब बात क्या है कि हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम कैसे करना चाहिए, हमें सलीकामंदी से करना चाहिए, पूरे सलीके से अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए। अक्सर बड़े आदमी समझते हैं कि अपने से नीचे दर्जे के लोगों और गरीबों से मिलने और बात करने में हमारी शान घट जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या समझते हैं, अगर हम हमारे से नीचे वाले स्टेटस के लोगों से, गरीबों से मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी इज्जत, हमारी शान जो है घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। मगर जाकिर साहब का अंदाज़ और ही था। जब वो अलीगढ़ से दिल्ली आते तो उनके यहाँ एक गरीब बुढ़िया इनके आने की खबर सुनकर तड़प जाती। देखिए, जाकिर साहब को कामों के लिए कहाँ रहना पड़ता था, अलीगढ़ में रहना पड़ता था, और उनका घर कहाँ था, दिल्ली में था। तो एक बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब बुढ़िया, वो जैसे ही खबर सुनती कि कौन, जाकिर साहब जो हैं दिल्ली आए हुए हैं, तो ये खबर सुनते ही वो उनसे मिलने के लिए क्या हो जाती, तड़प जाती, और क्या कहती, जाकिर भैया आए हैं, जाकिर भैया आए हैं कहकर उठती और लाठी टेकती इनसे मिलने पहुंच जाती। जब भी जाकिर साहब आते तो वो जाकिर भैया करके क्या करती, उनसे मिलने के लिए अपनी लाठी यानी लकड़ी के सहारे से उसे टेकती टेकती उनके घर तक जाकर उन्हें मिलने के लिए जाती। जाकिर साहब भी उससे बड़ी अपनायत से मिलते, यानी जाकिर साहब भी इतने बड़े प्रेसिडेंट होने के बावजूद, अलग अलग ओहदों पर फायज होने के बावजूद, वो भी उस गरीब बुढ़िया से बड़ी अपनायत से, इज़्ज़त के साथ, अपनायत के साथ मिलते। एक दफ़ा वो बीमार पड़ गई और जाकिर साहब से मिलने न आई तो ख़ुद जाकिर साहब उसकी मिजाज पुरसी को उसकी कोठरी में आए, उससे खूब बातें की। देखिए, एक दफ़ा जाकिर साहब दिल्ली आते हैं तो बुढ़िया उनसे मिलने के लिए नहीं आती, तो खुद जाकिर साहब उसकी कोठरी में, उसके घर में जाकर उसकी मिजाज पुरसी के लिए पहुंचते हैं और उससे खूब सारी बातें करते हैं। मिजाज पुरसी करना यानी तबीयत मालूम करना। घर वाले और उनके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहा करते थे। जाकिर साहब को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। उनकी शरारतों और शोर व गुल से भी वो परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। उनके नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी और कद्र के काबिल दौलत बच्चे थे। देखिए, घर वाले और उनके दूसरे जो रिश्तेदार थे जाकिर साहब को क्या कहते थे, मियाँ कहकर पुकारते थे। और जाकिर साहब को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। बच्चे चाहे जितनी ही शरारत करें, शोरगुल करें, मस्ती करें, कभी जाकिर साहब परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इतनी मसरूफ़ भरी ज़िंदगी में भी
مصروفیات کے باوجود بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے تھے۔ اب ان کے نزدیک جو ہے، ان کی سوچ میں کیا تھا؟ ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت کسے کہا ہے انہوں نے؟ بچوں کو کہا ہے کہ بچے ملک کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں اور بچوں کی قدر کی جائے، بچے ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کا ماننا تھا۔ یعنی بچے ہی بڑی قدر اور عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے۔ دیکھیے وہ کیا چاہتے تھے کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی تعلیم دینا چاہیے اور ان کی پرورش بہت اچھے سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے ہی وہ بنیاد ہیں جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یعنی بچوں کی اگر بنیاد مضبوط رہی، ان کا پایا اگر مضبوط رہا تو اس پر تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا؟ اس بچے کو ترقی کی راہ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ذاکر صاحب کیا کرتے تھے؟ بچوں کے پرابلمس کو سمجھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے اور اسے پورا کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے تھے۔ جب مکتبہ جامعہ قائم ہوا تو یہاں سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کا کام کیا گیا۔ مکتبہ یعنی مدرسہ، یعنی جب بچوں کے لیے یہاں پر مدرسہ قائم کیا گیا تو سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کی گئی۔ ذاکر صاحب نے اپنی عمر بچوں کو پڑھانے میں گزار دی، یعنی اپنی ساری زندگی انہوں نے بچوں کو پڑھانے میں لگا دی۔ انہوں نے تدریس کے پیشے کو اس لیے چنا کہ انہیں اس کام کا شوق تھا۔ انہوں نے تدریس کے پیشے کو، پڑھانے والے پیشے کو انہوں نے کیوں چنا ایک معلم کا پیشہ؟ کیونکہ اس کام کا انہیں بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا، اسی لیے انہوں نے تدریس کا پیشہ چنا۔ ذاکر صاحب نے جامعہ کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے۔ دیکھیے ذاکر صاحب کا انداز الگ تھا، وہ ہر بڑے سے بڑے کام میں کسے آگے لیا کرتے تھے؟ بچوں کو آگے لیا کرتے تھے اور ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے۔ جیسے 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئیں تو ان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ دیکھیے ہم تو کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشین کو بلاتے ہیں، امیر امرا کے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کا ادگھاٹن کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر سنہ 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئی، یعنی مطلب الگ الگ عمارتیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بننا شروع ہوئے، تو ان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے، سنگ بنیاد رکھنا یعنی کسی عمارت کی بنیاد میں رکھا جانے والا جو پتھر ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سنگ بنیاد۔ تو اس طرح سے اس کا سنگ بنیاد، اس عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ذاکر صاحب نے کس بچے کو عزت بخشی؟ جو سب بچوں میں عمر میں چھوٹا تھا، اس بچے کے ہاتھوں سے انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ ذاکر صاحب کا برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگیں، یعنی ان کا رویہ، ان کا برتاؤ دیکھ کر بچے جو ہیں ان کے اندر اپنے آپ جو ہے کانفیڈنس پیدا ہو جاتا تھا، وہ اپنے آپ پر اعتماد، بھروسہ کرنے لگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے، اس کے جوہر کھلنے چاہیے۔ دیکھیے کیا چاہتے تھے، ان کا خیال کیا تھا کہ بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پوری ابھر کر سامنے آنی چاہیے، اس کے اندر جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں وہ سب کیا ہو جانے چاہیے؟ ظاہر ہو جانا چاہیے۔ جوہر کھلنا یعنی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آنا۔ اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے، یعنی کام بھی وہ مزے لے کر لگن سے کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی مزیدار کہانیاں بھی لکھی، جن میں ابو خان کی بکری، مرغی اجمیر چلی، ایک کچھوا اور خرگوش بہت مشہور ہیں۔ بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کے عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے اس مخلص رہنما نے 3 مئی سنہ 1969 میں وفات پائی۔
जामिया मिलिया के अहाते में इनका मकबरा मौजूद है। देखिए, ये ऐसी शख्सियत थी जो बच्चों से हद दर्जा प्यार करती थी, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुसलसल लगातार कोशिशें करती थी। मुल्क की अवाम को तालीम जैसी दौलत से इन्होंने आगाह किया था। आगाह कराना यानी वाकिफ़ कराना, बाखबर कराना। तो अवाम को तालीम की अहमियत से आगाह कराने वाले इस मुखलिस रहनुमा ने, मुखलिस यानी सच्चे, 3 मई सना 1969 में वफ़ात पाई। वफ़ात पाना यानी इंतकाल कर जाना। जामिया मिलिया के अहाते में, उसी कंपाउंड में इनका मकबरा मौजूद है। मकबरा यानी उनकी कब्र मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को ध्यान से पढ़िए और ज़ाकिर साहब जैसी खूबियाँ हमारे अंदर भी पैदा हों, इस बात की कोशिश कीजिए। चलिए अब आपको ले चलते हैं डॉक्टर ज़ाकिर साहब के मकबरे की तरफ और देखते हैं कि इनके मकबरे में क्या है। इस मकबरे में 2 कब्र हैं, एक डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की, फिर उनके मरने के कुछ वक्त बाद ही उनकी वाइफ शाहजहां बेगम की भी डेथ हो गई थी, तो उनको भी उनके करीब में दफन किया गया था। उनकी राइट वाली कब्र है। ये रहा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में उनके तस्वीर हैं, उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं, उनके लिबास रखे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को बड़े सलीके से यहाँ रखा गया है ताकि आने वाले को इनके बारे में मालूमात मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी इस सबक के सवालात व जवाबात के साथ। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी। Please like, share and subscribe.